तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वी लव मानवा पर। और जैसा कि आपने पहले भी इसके सारे चैप्टर्स देख रखे हैं, तो चलिए सीजन 2 को भी स्टार्ट ही कर देते हैं। और आपको याद होगा कि जुपिटर मर गई थी वैम्पायर से लड़ाई करते समय। हमारे हीरो ने लेवल 5 को क्लियर कर लिया है, वो भी वैम्पायर किंग को मार करके, उसकी 1000 लाइफ को मार करके। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि फ्यूनरल का दिन आ चुका होता है। हमारा हीरो सारे लोग, जितने भी सैनिक मरे होते हैं, जो भी लोग मरे होते हैं, उनके लिए फ्यूनरल सेरेमनी कर रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा ही वहां पे टूट चुके होते हैं। सभी मरे हुए लोगों की फैमिलीज वहां पे होती हैं, और जितने भी वहां पर सैनिक होते हैं जिन्होंने अपने साथियों को खोया होता है, वो सभी रो रहे होते हैं। साथ में इवेंगुलिन भी रो रही होती है, क्योंकि उसने अपने डियोन की पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो उसे मिल करके हरा दिए थे और साथ में डंजन में भी गए थे, वो इसके दोस्त बन चुके थे एक प्रकार से, क्योंकि ये उसी के उम्र के थे। इस वजह से वो काफी करीब आ चुकी थी इन सबके, और वो भी रोना स्टार्ट कर चुकी थी। साथ में जो जुपिटर के साथी थे, ओल्ड वंस, वो भी रोना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि सभी लोग जुपिटर को बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे थे। और साथ में उनकी एक और साथी मरी थी, उसे भी सब बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे थे। वही फिर जो जूनियर होती है, वो भी अपने कमरे में चली जाती है, जहां पर वो जुपिटर के रखे हुए सामान को ढूंढती है, जो उसके बिलोंगिंग्स होती हैं उन्हें देखती है। जहां पर उसे एक रूट मिलता है जो कि गिनसैंग होता है, जो कि किसी की भी हेल्थ को काफी हद तक बढ़ा सकता है। पर जुपिटर कभी भी इसे भेज नहीं पाई, तो आज वो उनके सामान में मिल गया, और वो इसे देख करके काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ही सैड हो जाती है कि क्यों उसने, जुपिटर ने उसे ये आज तक नहीं भेजा। वही हमारा हीरो सभी को एक डिनर पार्टी में बुला रहा होता है, और वो ये काम जूनियर के साथ भी करता है। वो उसके कमरे में जाता है और उसे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जूनियर कहती है, क्या सच में ये डिनर पार्टी करना इतना ज्यादा जरूरी है? तो एमसी काफी ज्यादा शेडी स्माइल में कहता है, ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि डिनर पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे जितने भी लोगों की गम है ना, वो दूर हो जाएंगे। वही फिर हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है। हमारा एमसी बैठ करके कह रहा होता है, भाग ससुरा, मैं ये नहीं करूंगा। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सिस्टम विंडो, जहां पर जो 6वां स्टेज होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है, और उसमें हमारे एमसी को वेवरेन से लड़ना है, फायर वेवरेन से, आइस वेवरेन से, और खुद बॉस मॉन्स्टर से। और ये जो टाइमिंग होता है वो बस 7 दिन का ही होता है। वहीं एडर भी कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि 3 हफ्ते का हमें समय मिलना चाहिए था, पर लगता है इस बार का जो डार्क इवेंट है ना, वो ये होने वाला है कि जो टाइमिंग है हमें मिली थी वो डिक्रीज हो चुकी है, 3 हफ्ते से 7 दिन पर आ गई है। पर अभी तो किला भी अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ है, और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हैं, हमारे पास सैनिक भी नहीं बचे हुए हैं। पर तभी एमसी एडर के सर को खाने लगता है और कहता है, ससुरे तू गॉड है, घंटा सारे तेरे को एक गेम डेवलप नहीं करने आता है, सारे जा करके इस गेम को सही कर, नहीं तो मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा, मैं इस गेम को छोड़ रहा हूं ससुरे, गेम मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। ये सुनकर एडर कहता है, अरे नहीं, आप सच में ऐसा नहीं करेंगे ना, प्लीज ऐसा मत करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए योर हाइनेस, और कोई ना कोई उपाय लगाइए, कोई शेडी तरीका अपनाइए, और आउट ऑफ द बाउंड्री सोचिए, तब जाकर के आप इस जंग को जीत पाएंगे। इस पे एमसी कहता है, हाँ मैं हार नहीं मानने वाला। और तभी वो बताता है कि एकमात्र तरीका इस स्टेज को जीतने का यह है कि हमें इंपीरियल आर्मी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो यहां आ गए तो सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, पर वो बार बार मेरे रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहे हैं। और तभी वो एडर से पूछता है, एडर तुमने मेरे लेटर को भेज दिया था ना उन्हें, जो मैंने शेडी तरीके से कहा था कि अगर वो इस बार मुझे आर्मी नहीं भेजते हैं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिनसे इंपीरियल फैमिली की नींव तक हिल जाएगी। ये सुनकर एडर कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने जैसा आपने एग्जैक्ट बोला था वैसा लिखकर लेटर में भेज दिया था। ये सुन एमसी तुरंत ही शेडी लुक में आ जाता है और कहता है, ठीक है चलो इस बार ऐसा केओस मचाते हैं ना जिससे इंपीरियल आर्मी खुद पागल होकर के मुझे तुरंत ही ट्रूप्स भेजेगी। इस पर एडर पूछता है, ऐसा क्या है सर? इस पर हमारा एमसी बताता है कि जो मैं करने वाला हूं ना, उससे इंपीरियल आर्मी बहुत ज्यादा ही डर जाएगी और फिर तुरंत ही मुझे ट्रूप्स भेज देगी। मैं उतने दिन से बहुत ज्यादा ही अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था, पर अब मुझे एक ट्रबल मेकर बनना पड़ेगा। और तभी मीटिंग हॉल में हमारा हीरो बताता है कि हम एक रिबिलियन करने जा रहे हैं। इवेंगुलिन पूछते हैं, आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? इस पर हमारा हीरो कहता है कि हम एक नया कंट्री बनाएंगे और इंपीरियल आर्मी से अलग हो जाएंगे। ये सुनकर के जो जूनियर जुपिटर होती है और जो इवेंगुलिन होती है, दोनों के मुंह से खून और खाना फेंका जाता है, और ये सीन बहुत हंसीदार होता है, जो कि डायरेक्ट जाकर के लूकस और डेमियन पे गिरता है। एमसी समझाता है कि देखो, हम एक अलग नेशन बनाएंगे, ये जो क्रॉसरोड सिटी है वो एक अलग नेशन बनेगी जो कि इंपीरियल आर्मी से हटके होगी, और उसका राजा ऑफ कोर्स मैं बनूंगा। लूकस समझाने की कोशिश करता है हमारे एमसी को, पर एमसी उसे चुप करवा देता है और कहता है कि जिसको मेरे साथ रहना है, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, ये डिसाइड कर लो, मेरे साथ रहोगे या फिर इस जगह को छोड़कर जाओगे। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मौत ही मिलेगी, तो सोच लो, मैं जा रहा हूं। ये कहने के साथ ही वो चला जाता है। वहां पर सभी डिस्कस करने लगते हैं इस बात को, कुछ बाहर जाकर के टहलते हैं ताकि इस बारे में सोच पाए, कुछ इस महल को छोड़कर चले जाते हैं। पर तभी लूकस हमारे एमसी के कमरे में आता है और कहता है कि क्या सच में आप रिबेलियन करने वाले हो? पर मैं बता दूं, इस विद्रोह को करने में ना हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है सर। मैं जानता हूं कि आप ये अच्छे ट्रूप्स पाने के लिए कर रहे हो, पर और कोई भी तो
तरीका होगा। वहीं फिर इवेंगुलिन आ जाती है और वो भी कहती है कि हाँ, ये बड़े भैया लूकस बहुत सही कह रहे हैं। आपको पता ही योर हाइनेस, राजा जी जो हमारे किंगडम के किंग है वो क्या करेंगे आपके साथ, जो भी उनके खिलाफ रेबेलियन करता है ना, उसके पूरे 3 पुश्त को खत्म कर दिया जाता है। और आप तो यहाँ पर पूरी की पूरी देश को ही बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो सोचिए, इस देश में जितने भी लोग हैं उनकी गर्दन को काटकर लटका दिया जाएगा। पर वही डेमियन भी आता है और कहता है कि देखिए सर, मैं आपकी शील्ड हूं, मैं आपकी प्रोटेक्शन हमेशा करूंगा, पर मैं इस बार आपसे कहना चाहता हूं कि ये रिबेलियन ज्यादा हो जाएगा। जूनियर भी आती है और कहती है कि हाँ, इस बार हम रिबेलियन कर तो रहे हैं पर हमारा मरना तय है। ये सुनकर के एमसी कहता है बस हो गया तुम लोग का। सुनो, मेरा रिबेलियन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं सिर्फ ट्रूप्स पाने के लिए रिबेलियन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जो असल कारण है ना उसको तुम लोग को मीटिंग हॉल में ही समझाऊंगा। और वहीं फिर हमें गार्डन का एरिया दिखाया जाता है जहां पर एल्फ एमसी से कह रहे होते हैं कि देखिए, हमने एक कसम खा ली है कि हम मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। हमें जो रॉयल किंगडम है उसमें पहले ही मौत की सजा मिलने वाली थी, पर आपने हमें बचाया है। हमारी लॉयल्टी आपकी तरफ है, तो अगर आप रिबेलियन करते भी है ना तो मैं आपका ही साथ दूंगा। ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी वो बताता है कि मार्गरीटा और लिली बस बची हैं, उन दोनों को समझाना बचा हुआ है। और मीटिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले ही मार्गरीटा वहां पर आ जाती है। सेंटेंस से एमसी पूछता है कि तुम क्या अपना डिसीजन बना चुकी हो? तो इस पर मार्गरीटा कहती है कि मैं गई थी चर्च में, वहां पर मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की और प्रार्थना के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या करना है। तो एमसी पूछता है कि क्या तुम इसका मतलब रिबेलियन में मेरा साथ दोगी? इस पर मार्गरीटा कहती है कि मैं जब इस क्रॉसरोड सिटी में आई थी ना, तभी मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे क्या करना है। तो ऑफ कोर्स अगर आप रिबेलियन करना चाहते हो तो मैं आपके साथ जरूर दूंगी। और तभी बस बचती है लिली, जो कि इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले ही आ चुकी होती है। पर तभी वो लिली को देखकर कहता है, लिली ये तुम क्या कर रही हो? इस पर लिली हमें दिखाई जाती है जो अपना पूरा का पूरा सामान बांधकर वहां पे आई होती है। वो कहती है कि मैं बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से जा रही हूं। मैंने जब आपके साथ फाइट स्टार्ट किया तो मैंने अपने पैर खो दिए, मैं चल नहीं पाई, फिर भी मैंने उसे एंड्योर किया। उसके बाद मैं न जाने कितनी बार लास्ट मौत तक पहुंचकर फिर से वापस आई हूं, उसको भी मैंने एंड्योर किया। पर आप अब कह रहे हैं कि चलो विद्रोह करते हैं। ये मैं नहीं कर सकती हूं, मुझे सब हो पाएगा पर विद्रोह नहीं, क्योंकि उसमें मौत बहुत खतरनाक मिलती है, वो कांप रही होती है। पर तभी उसकी आंखों के सामने उसके साथियों की यादें चलने लगती हैं कि कैसे उसने अच्छे पल बिताए हुए हैं। पर तभी वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है कि हे बेवकूफ लिली, अपने दिमाग को थोड़ा सही करो। और तभी वो हमारे हीरो से इमोशनली कहती है कि मैं जा रही हूं यहां से, मेरा यहां पे कोई जगह नहीं बचा, अपना ख्याल रखिएगा। एमसी उसकी चोटी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भाग तो सकती नहीं हो, इसलिए नहीं, तुम नहीं जा सकती। हमारी लिली चिल्लाती है, नहीं मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। एमसी कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो यार। उसके बाद लिली कहती है नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, आप रिबेलियन है, आप विद्रोही हैं, विद्रोहियों का साथ मैं नहीं देती हूं। वहीं फिर हमें मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहां पर एमसी कह रहा होता है कि मैंने झूठ कहा था, मैं कोई भी रिबेलियन नहीं करने वाला हूं। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा ही रिलैक्स होते हैं, क्योंकि लूकस और इवेंगुलिन बहुत ज्यादा ही पागल हो रहे थे इस बात को सुनकर। वहीं फिर हमारा एमसी कहता है कि देखो, मैं रिबेलियन कर तो सकता हूं, मेरे पास वो औकात भी है, पर दिक्कत की बात यह है ना कि हम मॉन्स्टर से तो बच जाएंगे इस बार, पर रिबेलियन करने के चक्कर में इस पूरी सिटी को ही खत्म कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं बचाने के लिए। इसलिए मैं रिबेलियन के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, ये सब एक झूठ था, मैं ये सब षड्यंत्र कर रहा था। हमारे बीच में एक स्पाई है ना, उसे निकालने के लिए वो जो हमारा इंपीरियल का कुत्ता यहाँ पर छुपा हुआ है ना, उसने हमारे इस चारे को अच्छे से खा लिया और फिर वो हमारे जाल में फंस भी गया। तुम्हें पता है वो कुत्ता हर हमारी जानकारी को इंपीरियल कासल को बताया करता था, इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि इसको बाहर निकालते हैं। सभी पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, तो इस पर हमारा एमसी जवाब देता है कि वो हमारे बीच में ही है और तुम लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इसी के साथ हमें लेवल 5 के पहले का समय दिखाया जा रहा होता है, जहां पर एडर हमारे हीरो को सिस्टम विंडो पे एक रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि सर, आपने मुझे कहा था ना कि इन एल्व्स पे नजर रखना, तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर खोज निकाला है। और तभी एमसी बताता है कि देखो, ये जो शैडो यूनिट है ना, ये पहले ईगिस यूनिट के नाम से जानी जाती थी, जो कि इंपीरियल कासल के लिए काम किया करती थी। जब मैंने इनको अपने साथियों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो सारे साथी इन पर भरोसा करने में बड़ा ही दिक्कत खा रहे थे, तो मैंने इन्हें बैटल फील्ड में उतारा और जब ये साथ में मिलकर लड़े तो फिर सबने इन पर बिलीव कर लिया। पर मैंने बस ऐसे ही एडर को इन पर नजर रखने के लिए कहा था और फिर एडर को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मैं भी तक भी बिलीव नहीं कर सकता हूं। और तभी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में गॉड हैंड दिखाया जाता है, जो कि रात के समय में कासल के पीछे जाकर किसी से बात कर रहा होता है और जो भी जानकारी होती है हमारे एमसी को लेकर के वो सारी दे रहा होता है। और ये जो दूसरा पर्सन होता है वो जाकर के सारी इंफॉर्मेशन इंपीरियल फैमिली तक पहुंचा रहा होता है। और ये जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होता है वो और कोई नहीं बल्कि मार्गरीटा होती है। और तभी एमसी कहता है हाँ, ये मार्गरीटा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तभी
इन दोनों की कॉन्वर्सेशन एमसी सुनता है, जहां पर ये जो शैडो हैंड होता है वो सारी बातें इस मार्गरीटा को बता देता है। पर वहीं मार्गरीटा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को हील करने आई थी और यहाँ की चर्च की एक बस सेंटेंस बनने के लिए आई थी, पर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइस बनाने के लिए इंपीरियल फैमिली ने मुझे यहाँ पे भेज दिया है। और उसके ऊपर से जो यहाँ पर ऐश हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि अब मुझे जंग में भी लड़ना पड़ेगा, आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी। और इन दोनों की बातें ही हमारा हीरो अब सुन लेता है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। एमसी पूछता है कि बताओ ये आखिर इंपीरियल फैमिली से कम्युनिकेट कैसे करती है। इस पर एडर कहता है कि मुझे नहीं पता सर, पता है जब भी ये टेंपल के अंदर जाती है ना तो बस ये प्रे करती ही रहती है। इस पर एमसी कहता है ठीक है तो फिर इस पर भी नजर रखो। एडर बताता है कि हम एक टाइम पे दो लोगों पे नजर नहीं रख सकते, एक ही लोग पे हो पाएगा। एमसी कहता है ठीक है मार्गरीटा पे नजर रखो और पता लगाओ कि आखिर ये कैसे कम्युनिकेट करती है। और वहीं फिर प्रेजेंट में मीटिंग हॉल में इन दोनों को बांध करके यहाँ पर रखा गया होता है। एमसी बताता है कि तुम दोनों, मैं तुम पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करता था पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ही स्पाई निकले। और ये जो गॉड हैंड तुम्हारा नाम है ना, ये नाम तुम्हें तभी मिला था जब तुम्हारा एक हाथ जंग के मैदान में कट गया था और तुम यहाँ पर प्रोस्थेटिक मेटल आर्म लगा करके आए हुए थे और तुमने लिली को बचाते समय, गॉर्गोयल से फाइट करते समय अपने हाथ को खो दिया सिर्फ ये दिखावा करने के लिए कि तुमने एक हाथ खोया है और हम लोग बहुत ज्यादा ही तुम पर ट्रस्ट गेन कर सके। मार्गरीटा भी इस छोटी चीज को बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी ताकि तुम हमारा भरोसा जीत सको। ये वहीं पर सुन रही होती लिली, जो कि बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है और वो पूछती है क्या ये सच है गॉड हैंड। गॉड हैंड बताता है कि योर हाइनेस, आप जो बात कह रहे हैं ना गॉर्गाइल के टाइम, हाँ उस समय मैंने जख्म तो खाया था पर मेरा जो हाथ है वो पहले का ही कटा हुआ है, ये भी बात सच है। और ये सुनकर के लिली चिल्लाने लगती है ये तुम कैसे कर सकते हो। उसकी आंखें एकदम डीप हो जाती हैं और वो कहती है जो तुमने रात में मेरे से बात की थी वो सारी बातें झूठ थी। ये सुनकर के ये जो गॉड हैंड होता है वो चिल्लाता है नहीं लिली मेरी बात को सुनिए, ये सारी बातें झूठ नहीं थी, जो मैंने आपसे कहा सब सच था। पर तभी हमसे कहता है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग स्पाई हो या फिर नहीं हो, क्योंकि अगर रॉयल फैमिली का एक स्पाई यहाँ पर नहीं हुआ तब तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरे को मजा ही नहीं आता। और तुम लोग स्पाई हो ये जानकर मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे जानते हो दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोग पकड़े गए। अब हम तुम पर विश्वास कैसे करेंगे, तुम्हारे साथी जो है, जो कॉमरेड है लूकस है, वो तुम पर विश्वास कैसे करेगा। ये सुनकर के ये जो गॉड हैंड होता है वो चिल्लाता है कि सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं स्पाई हूं पर मेरे साथी नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। इसके जो दूसरे साथी एल्फ होते हैं वो कांप रहे होते हैं, पर गॉड हैंड कह रहा होता है कि मेरी जो लॉयल्टी है आपकी तरफ वो सच है, मैंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बैटलफील्ड में जंग लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूंगा, तो प्लीज मुझ पे भरोसा करिए। पर तभी एमसी चिल्लाता है शांत हो जाओ गॉड हैंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब समझ गए ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे मार्गरीटा से बात करनी है। चलो मार्गरीटा अब तुम्हारी कहानी सुनते हैं। जब मैंने ये डिक्लेयर किया कि मैं रिवोल्ट करने वाला हूं तो तुम तुरंत ही भागने चली गई, तुम दौड़ते हुए टेंपल की तरफ जा रही थी पर तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा व्यक्ति तुम्हें पीछा कर रहा था। हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तुम कम्युनिकेशन कैसे कर पा रही थी, पर जब मैंने देखा कि तुम्हारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है इंपीरियल फैमिली से वो इतना ज्यादा खतरनाक है तो मेरे तो होश ही उड़ गए। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि आखिर मार्गरीटा कैसे कनेक्ट कर रही होती है इंपीरियल फैमिली से। वो स्टैचू जो होता है वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिससे मार्गरीटा डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती है इंपीरियल फैमिली से। और वो कह रही होती है कि जो हमारे हाइनेस है ना उन्होंने रिवोल्ट प्लान किया है को। और तभी वहां से रिप्लाई भी आता है कि क्या सच में, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, हमें इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्या तुम सच कह रही हो ना, इसमें कोई दिक्कत हुई तो तुम्हारा सर भी उड़ सकता है। मार्गरीटा जवाब देती नहीं, मैं एकदम श्योर हूं, इन्होंने मुझे साफ तरीके से कहा है और 1 घंटे बाद बात करने के लिए भी बुलाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर तभी दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि तुम्हें अब बस ध्यान से उसकी बातें सुननी है और कंफर्म करना है कि अगर वो रिवोल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्पाई का काम करती रहो। इस पर मार्गरीटा चिल्लाती नहीं, मैं एक स्पाई का काम नहीं कर सकती हूं, मैं यहां पर लोगों की हील करने के लिए आई थी ना कि स्पाई बनने के लिए आई थी। तो तभी स्टैचू से आवाज आती है कि नहीं, जो तुम कर रही हो वो अच्छा कर रही हो, ये सब गॉड के लिए ही है, समझ गई ना। वहीं प्रेजेंट में हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम स्टैचू से बात कर रही थी, उसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ था और इंपीरियल फैमिली वाले तुम पर इस तरह से जासूसी करवा रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात का। जानती हो सबसे ज्यादा शॉक्ड क्या है, तुम स्पाई होती, अगर तुम मुझे ये बात बता भी देती ना तो मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता और आराम से खुलेआम तुम्हें कह देता कि जाओ जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी इंपीरियल फैमिली को देते जाओ। पर तुम्हें पता है मैंने तुम पे भरोसा किया था और उस भरोसे को तुमने तोड़ा है। एमसी उसके पास जाता है और कहता है मार्गरीटा अब तुम बताओ आखिर तुम्हारी जो सजा है वो क्या होनी चाहिए। मार्गरीटा नर्वसली पूछती है क्या आप मुझे मार देना चाहते हैं। एमसी कहता है मैं कर सकता हूं, तुम्हें पता है तुमने इंपीरियल फैमिली के एक बंदे का इंसल्ट किया है, ये कर करके
तो हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरा साथ दो और मेरे लिए कुछ ऐसा करो जो कि उन इंपीरियल फैमिली ने सोचा भी नहीं होगा। मार्गरीटा और ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है आप क्या करना चाहते हो मेरे से। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टेंपल का जगह दिखाया जाता है जहां पर मार्गरीटा जाकर के बता देती है कि मैं पकड़ी गई, और दूसरी तरफ से ये आवाज भी आती है क्या सच में तुम पकड़ी गई। इस पर मार्गरीटा कहती है हाँ, और इस समय वो मेरे पीछे ही खड़े हैं। और तभी एमसी आगे बढ़ता है और कहता है हाँ ये जो लड़की है ना वो सच कह रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इंपीरियल फैमिली के कुत्तों तुम इस तरह से मुझ पर नजर रखोगे। तुमने एक गॉडेस की स्टैचू को क्या बना दिया यार, तुम लोग एकदम नीच हो। पर तभी कोई जवाब नहीं आता और एमसी कहता है क्या तुम अब मेरा जवाब नहीं देने वाले, जाओ अपने बॉस को यहां पर लेकर आओ जो ये सब का षड्यंत्र का मेन रचयिता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, तुम्हें पता है जो इस स्टैचू को बिल्ड कर सकता है, जो पोप के पास जाकर के एक सेंटेंस को जासूस बनाने का रिक्वेस्ट कर सकता है, और जो डार्क स्पाई को किसी भी शहर में प्लांट कर सकता है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। वो और कोई नहीं बल्कि फर्नांडिज एवरब्लैक है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मालिक है, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा सेकंड ब्रदर है। इसीलिए मैं थर्ड प्रिंस होने के नाते तुम लोग को आदेश देता हूं कि जाओ जल्दी से मेरे भाई को बुला कर लाओ। एमसी के जवाब पे कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज आती है कि आपके सेकंड भाई से कनेक्ट करवाया जा रहा है। एमसी सोच रहा होता है कि मैंने कभी फर्नांडिस को देखा नहीं है, पर वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, तो चलो अच्छे से बात करते हैं इससे। और तभी एमसी कहता है कि हे मेरे बड़े भाई कैसे हो तुम, मैं बहुत दिन बाद तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। पर तभी कम्युनिकेशन डिवाइस से आवाज़ आती है कि कृपया कोड नाम का इस्तेमाल करें, इस डिवाइस को इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, यानी इसमें हैक भी किया जा सकता है। तो फिर एमसी कहता है अबे बेवकूफ़ मत बनाओ, समझ गए ना, आखिर कौन होगा वो बंदा जो कि खुद गॉडेस के स्टैचू को हैक करने की कोशिश करेगा, और खासकर द सेकंड प्रिंस को, उसे मरना है क्या। और तभी एमसी कहता है कि है इस तरह से मेरे साथ मजाक मत करो और आराम से कैजुअली मेरे साथ बातें करो। कम्युनिकेशन डिवाइस की दूसरी तरफ जो बंदा बैठा होता है फर्नांडिस, वो एमसी से फाइनली अच्छे से बात करना स्टार्ट करता है और कहता है हाँ मेरे छोटे नक्कार भाई बोलो, मैं आज तक किसी के द्वारा पकड़ा नहीं गया हूँ, पहले व्यक्ति हो तुम जिसने मुझे पकड़ा है। इस पर एमसी फिर हंसता है और कहता है कि अरे भाई छोड़ो ये सब बातें, चलो ना आराम से बात करते हैं। एमसी फर्नांडिस के बारे में बताता है कि गेम में ये एक एनपीसी हुआ करता था जिससे मैंने आज तक कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ये मेरा पहली बार है, पर जिस तरह से ऐश बात करता है इससे मुझे भी ऐसे वैसे ही बात करना चाहिए। फर्नांडिस एमसी को जल्दी बोलने के लिए कहता है क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं इस कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन रखने में। एमसी कहता है यार तुम राजा होकर के इतनी चिंदी चोरी की बातें कर रहे हो। पर तभी फर्नांडिस सीरियस होकर पूछता है कि सीरियसली बताओ तुम आखिर मुझे इस तरह से कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो। इस पर एमसी कहता है कि हमें बहुत ही तगड़ी रिइंफोर्समेंट की जरूरत है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है ना वो इस बैटल फ्रंट पे अटैक करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, अगर तुमने ये नहीं भेजा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फर्नांडिस जवाब देता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े ड्रामेबाज हो, सिर्फ रेनफोर्समेंट पाने के लिए तुमने ये सब नौटंकी किया, विद्रोह करने का प्लान बनाया, वो भी नाटक का। तो इस पे एमसी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ससुरे मैंने तेरे को 2 दिन पहले ही और बहुत सारे लेटर्स भेजे ताकि तू मेरे को रेनफोर्समेंट भेज दे, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, तो मुझे ये सब करना पड़ा। तो प्लीज प्लीज मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे रेनफोर्समेंट भेज दो। इस पे फर्नांडिस कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर से अभी भी युद्ध कर रहे हैं। एमसी पूछता है क्या उनके साथ युद्ध खत्म नहीं हुआ, तुमने तो उनके देश को पहले ही पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसमें फर्नांडिस कहता है नहीं, जब तक हम प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर के हर एक बंदे को मार नहीं देते तब तक हम रुकेंगे नहीं, और यही हमारे पिताजी का आदेश है। मेरे छोटे भाई ऐश, वेस्ट में ये प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर के लोग रहते हैं, तो इस समय मैं रिइंफोर्समेंट नहीं भेज सकता हूँ। इस पर एमसी कहता है कि देखो तुम्हारा जो एवर ब्लैक किंगडम है उसने इस पूरी दुनिया के आधे वर्ल्ड पे विजय हासिल कर ली है, फिर भी तुम मुझे रेनफोर्समेंट नहीं भेज सकते हो। ठीक है, अगर आधे दुनिया में जहां विजय पाई है वो नहीं मुझे रेनफोर्समेंट भेज सकता, तो जहां पे तुमने विजय नहीं पाई है मैं वहां से रेनफोर्समेंट लूंगा। ये सुनकर फर्नांडिस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। एमसी बताता है कि मैं कहीं और से मदद लूंगा, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो दूसरी कंट्रीज के पास जाऊंगा, उनसे मदद की गुहार लगाऊंगा। और तुम्हें पता है जो प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर के जो बचे हुए सैनिक है ना वो हमारे इस फोर्टेस वॉल से ज्यादा दूर नहीं बल्कि 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं, और वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। सोचो अगर क्या होगा, मेरे पास पैसे हैं और उनके पास रहने के लिए जगह चाहिए, तो मैं अगर उनको पैसे ऑफर करता हूं तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरे साथ आकर के फाइट नहीं करेंगे? बेशक वो करेंगे। ये सुनकर के जो फर्नांडिस होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि अगर मैंने प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर को अपने अंडर में ले लिया ना तो फिर ये जो किंगडम एवर ब्लैक करने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं एक विद्रोह नहीं करूंगा, पर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर के हर एक सदस्य जिंदा रहेगी, और यही ये एवर ब्लैक किंगडम नहीं होने देना चाहता है। फर्नांडिस
फर्नांडिस एमसी से ये बात कंफर्म करता है कि तुम क्या सच में ऐसा करोगे। एमसी कहता है कि देखो वैसे भी हम लोग मरने ही वाले हैं 7 दिनों के अंदर, अगर तुमने रेनफोर्समेंट नहीं भेजा तो उससे अच्छा है कि मैं इन मॉन्स्टर से सभी के साथ लड़ते हुए मर जाऊं। और मैंने सुना है कि तुम क्वीन को खोज रहे हो। ये सुनते ही फर्नांडिस एकदम सीरियस हो जाता है। एमसी बताता है कि मैं जानता हूं सब कुछ, तुम क्वीन को खोज रहे हो, प्रिंसिपैलिटी ऑफ जो ब्रिंगर की ड्रैगन ब्लड है ना, तुम उसकी रानी को खोज रहे हो, वही आखिरी बची हुई है जिसे तुम्हें हराना है। और जब तुम उसे हरा लोगे तो फिर तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। पर अगर मैं इस प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर को अपने अंडर में ले लेता हूं तो फिर तुम इसको नहीं खोज पाओगे। ये सुनकर ये जो फर्नांडिस होता है वो पूछता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। एमसी सोचने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है। इस गेम को जब स्टार्ट ही करते हैं ना तो आपको 2 चॉइस दिया जाता है कि आप ड्रैगन ब्लड क्वीन के साथ आओगे, प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर को एक्सेप्ट करोगे, या फिर एवर ब्लैक किंगडम के साथ जाओगे। और अगर इन लोगों ने मुझे रेनफोर्समेंट नहीं भेजा तो मेरे पास कोई तरीका नहीं बचेगा, मैं ऑफ कोर्स क्वीन को ही चुनूंगा। और जब मैं उन प्रिंसिपैलिटी ऑफ ब्रिंगर्स के बचे हुए रेफ्यूजीज को अपने अंडर में लूंगा ना तो उनके थके हारे हुए सैनिक अपना एक अच्छा घर पाने के लिए और भूखे लोग अपने आप को खाना पाने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तभी एस पूछता है तो बताओ क्या करना चाहते हो तुम, मुझे रेनफोर्समेंट भेजोगे कि नहीं भेजोगे। तो इस पे ये जो फर्नांडिस होता है वो चिल्लाता है कि अरे मेरे भाई ये एक नंबर का ट्रेजन है, यानी गद्दारी है अपने वर्ल्ड से। एमसी जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि दूसरे जो हारे हुए लोग हैं उनको अंडर में लेना एक गद्दारी हो सकती है, पर यहां पर तुमने मॉन्स्टर को इंक्लूड नहीं किया। हम यहां पर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और तुमने हमें रेनफोर्समेंट भेजा नहीं है, इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है रेफ्यूजीज को अपने अंडर में लाना, और इसे गद्दारी नहीं कहा जाएगा। फर्नांडिस अभी भी एमसी की बातों को बकवास कहता है। इस पे एमसी जवाब देता है कि नहीं, ये बकवास नहीं है, समझ गए ना, तुम एक किंगडम हो, तुम्हें अपने लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लेकिन तुम हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो। आखिर किस प्रकार की किंगडम हो जो अपने खुद के लोगों की प्रोटेक्शन नहीं करता है। अगर तुम मेरी प्रोटेक्शन नहीं करते तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन क्यों करूं, मैं तुमसे लॉयल्टी क्यों दिखाऊं। तुम कह रहे हो कि मैं गद्दारी कर रहा हूं, बकवास करना बंद करो। ये बात वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर बोल रहा होता है। और तभी वो कहता है तो बताओ क्या चुनोगे, क्या तुम मुझे रेनफोर्समेंट भेजोगे या फिर मैं द क्वीन को अपने अंडर में ले लूं, बताओ जल्दी। तुम दोनों चूज नहीं कर सकते हो मेरे भाई, याद रखना इस बात को। इस पर ये जो फर्नांडिस होता है वो पूछ लेता है आखिरकार तुम्हें कितनी क्वांटिटी में रेनफोर्समेंट चाहिए। सुनकर एमसी सोचने लगता है अरे वाह, मेरा ये जो गैम्बल था वो काम कर गया। वो बताता है कि जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है ना उसमें 700 वेवरेन से भी ज्यादा हमारे पर अटैक करेंगे, तो हमें उसी हिसाब से रेनफोर्समेंट चाहिए होगा। इस पर फर्नांडिस पूछता है कि आखिर कितने दिनों के लिए तुम इस रेनफोर्समेंट को रखने वाले हो। एमसी बताता है कि मैं अगले 5 डिफेंसिव बैटल के लिए तुम्हारी इस रेनफोर्समेंट को लेने वाला हूं। फर्नांडिस ये सुनकर हाँ कह देता है कि चलो ठीक है, ले लो रेनफोर्समेंट, मैं जल्दी ही भेजूंगा, लेकिन इतना पंचायत करने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं था। एमसी कहता है पहले तुमने मुझे भेज दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। पर तभी फर्नांडिस एमसी को वार्न करता है कि तुमने इस बार जो चीज की है ना वो काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलना ही पड़ेगा। तुमने गद्दारी के लिए कोशिश की है तो तुम्हें मुझसे फेस टू फेस बात करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में तुम्हें यहां पर आना पड़ेगा, समझ गए ना। ये सुनकर एमसी को समझ नहीं पाता, पर वहीं दूसरी तरफ से ये कॉल कट जाती है क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉल होती है। एमसी भी कह रहा होता है कि ये इंटरनेशनल कॉल काफी ज्यादा रुपए इनके खर्चे कर रही होगी, इसलिए इन्होंने इतनी जल्दी कॉल काट दिया। तभी वो अपनी स्टिक को निकालता है बाहर और तभी अपनी पावर से इस स्टैचू को उड़ा देता है और कहता है भाग ससुरे इंपीरियल वाले। वो स्टैचू धड़ाम से उड़ जाता है और ये देखकर मार्गिटा काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और तभी एमसी पूछता है लूकस से, लूकस एक बात बताओ, तुम गॉडेस में कितना भरोसा करते हो। इस पर लूकस जवाब देता है कि करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं। इस पर एमसी कहता है अगर मैं कहूं कि इस जो चर्च में जितने भी मूर्तियां हैं उनको तोड़ दो और उनमें से पता लगाओ कि आखिर कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस और अवेलेबल है नहीं, तो तुम करोगे कि नहीं। इस पर लूकस कहता है कि देखिए मैं गॉड पे भरोसा तो करता हूं पर मैं आपके आदेश को सबसे ऊपर रखूंगा। ये सुनकर एमसी कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिनों का टाइम है, 3 दिनों में पता लगाओ कि क्या दूसरी मूर्तियों में भी ऐसे ही कम्युनिकेशन डिवाइस छुपे हुए हैं या नहीं। पर तभी वहीं मार्गरीटा जो कि पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी होती है, उससे एमसी कहता है हे मार्गरीटा, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी कि नहीं। इस पर मार्गरीटा कहती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। एमसी फिर उसे बताता है कि देखो सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम बस ऐसे ही जमीन पर बैठकर भगवान को प्रार्थना करोगी ना तो वो ज्यादा फलित होगा, न कि किसी ऐसी स्टैचू की पूजा करना जिसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हो। और तभी यहाँ का सारा काम निपट जाता है। अब बारी आती है एल्फ्स को हैंडल करने की।